नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस में। हम यहाँ सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया 2025 का एसएसटी का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल हमने किया था इसका क भाग, जिसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन थे। आज हम करेंगे ख भाग, जिसमें 21 से 24 तक क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं आप सबके। इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है क्वेश्चन का, और 2 पॉइंट ही लिखने हैं। आप इसको अच्छे से समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ताकि चेकर या टीचर जो भी इसको चेक करेगा वो अच्छे से आपको नंबर दे पाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, और इसका अर्थ देखते हैं, उत्तर देखते हैं कि कैसे क्या है। क्वेश्चन है, सांस्कृतिक आदान प्रदान में खाद्य पदार्थों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो भोजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो उत्तर देख लेते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान में खाद्य पदार्थों की भूमिका विशेष होती है, ये हम सभी जानते हैं। भोजन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। भोजन किसी क्षेत्र या समुदाय की पहचान होता है। जैसे हम इडली खाते हैं तो वो साउथ की पहचान है। जैसे हम पास्ता खाते हैं तो वो इटली की पहचान है। तो उसी तरह भोजन अलग अलग स्टेट से, अलग अलग क्षेत्रों से, देशों से जुड़ा हुआ है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो उदाहरण के लिए इटली पास्ता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत, हमारा देश, अपने मसालों के लिए विश्व विख्यात है। भोजन लोगों को एक साथ लाने और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का एक तरीका होता है। तो आप इस आंसर को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, और आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन है इसमें। सत्ता के क्षैतिज वितरण का महत्व लिखिए, अथवा इसका बी पार्ट भी है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण का महत्व लिखिए। तो पहले हम इसका 1 पार्ट कर लेते हैं, ए पार्ट। सत्ता के क्षैतिज वितरण का महत्व क्या है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण का महत्व है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। महत्वपूर्ण सिद्धांत इसलिए है क्योंकि ये हमारी जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी शक्तियां किसी एक में ना निहित होकर सभी में बांटी जाती हैं। सभी विभागों में से बांट लिया जाता है। तो इसका पहला महत्व तो यही हो गया कि नियंत्रण और संतुलन। आप इस तरह से लिखेंगे कि आप पॉइंट बना दें और फिर थोड़ी सी डिटेल आप आगे लिखें, तो इससे आपका आंसर अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें अपना आंसर थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है नियंत्रण और संतुलन। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई भी विधेयक, कोई भी विभाग अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग ना करे। अगर सभी शक्तियां एक ही विभाग में होंगी तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम। इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता, यानी कि शक्तियों को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। तो ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है। चलिए इसका पार्ट बी देख लेते हैं, जो सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण का महत्व बताता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यह संघवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पहलू है। संघवाद हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार से रिलेटेड है, और जिसमें सत्ता को विभिन्न सत्रों पर बांटा जाता है। सत्ता को विभिन्न सत्रों पर बांटा जाता है, जैसे कि स्थानीय स्थानीय शासन को मजबूती मिलती है इससे। इसमें सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास होता है। स्थानीय शासन होती है हमारी ग्राम पंचायतें, और सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास होता है। यानी इसमें किसी भी एक विभाग पर, एक किसी पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, सभी पॉइंट्स पर, सभी विषयों पर ध्यान दिया जाता है और सभी का विकास किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सांप्रदायिकता किसी देश के लिए क्यों खतरनाक होती है? तो सांप्रदायिकता का अर्थ ही बहुत व्यापक है। सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकता होती है किसी भी संप्रदाय से जुड़ना, यानी कि बस एक ही संप्रदाय हो। लेकिन हमारे देश में तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ हमें सांप्रदायिकता से बहुत सरकार को जूझना पड़ता है। तो सांप्रदायिकता होती है, सांप्रदायिकता किसी भी देश के लिए एक गंभीर समस्या होती है, जहाँ सभी लोग अपने अपने धर्म को, अपने अपने समुदाय को सबसे आगे रखते हैं। जबकि ये सांप्रदायिकता एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए और बहुत सारे देशों के लिए। तो सांप्रदायिकता किस तरह देश के लिए खतरा है, इसका पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। सांप्रदायिकता समाज को अलग अलग समुदायों में बांटता है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से ये हमें बांटता है, जिससे समाज में तनाव पैदा होता है और एक दूसरे पर हम विश्वास नहीं करते, अविश्वास समाज में पैदा हो जाता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिकता सरकार और नागरिकों के विकास में बाधा बनती है। जहां सांप्रदायिकता होगी वहां दंगे होंगे, हिंसा होगी, तो वहां नागरिकों या सरकार का विकास कैसे होगा। तो सांप्रदायिकता किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली किन्हीं दो खनिजों के नाम बताइए। तो खनिज नाम है दो खनिज। तो खनिज हम सभी जानते हैं, लौह, नमक। लोहा है इसमें पहला खनिज और दूसरा है नमक। तो ये एक साधारण से खनिज है जो हम सभी को पता है। तो बस इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। लोहा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। जो हमारा ब्लड लाल होता है, खून का रंग लाल होता है, वो किस कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के ऊतकों यानी कि सभी पार्ट तक ले जाने में मदद करता है, और ये काम कौन करता है? ये काम करता है लोहा, जो कि एक खनिज है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए। दूसरा खनिज है नमक। दूसरा खनिज है नमक। नमक भी हमारे जीवन का और हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है, जो हमारे भोजन को बिना नमक के तो स्वाद आता ही नहीं है, और बिना नमक के हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो यह हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो चलिए, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन था। इसे आप बना के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बस एक दो बार इसे देख लीजिएगा, जैसे ही आपको समझ में आएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला खंड है ग, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। तो इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल देखकर 3 पॉइंट लिखने होते हैं। एसएसटी जो होती है ना, उसको पॉइंट में लिखना बहुत जरूरी होता है, वहां आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। फुल मार्क्स मिलने के लिए आपको एसएसटी में पॉइंट्स जरूर लिखने पड़ते हैं, उससे टीचर अच्छे से उसको समझ पाता है और आपको पूरे नंबर दे देता है। तो चलिए देखते हैं इसका 25 क्वेश्चन नंबर 25 खंड ग, स्वयं सहायता समूह की कार्य प्रणाली। यानी कि स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह से आप समझ ही गए होंगे कि स्वयं की सहायता के लिए बनाया गया समूह। तो स्वयं की सहायता के लिए बनाया गया समूह किस तरह से कार्य करता है, ये पूछा गया है। तो स्वयं सहायता समूह एक ऐसा मंच होता है जहां समान सामाजिक पृष्ठभूमियों से, यानी कि जिनके सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, बहुत कम डेवलप्ड होते हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, तो ऐसे लोग या ये कह लीजिए कि स्पेशल तौर से कई स्टेट में देखा गया कि महिलाएं इस तरह की स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, और इसमें वो इस तरह से इसमें काम करती है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो कुछ काम धंधा कर सके और अपनी इनकम में ग्रोथ कर सके। तो स्वयं सहायता समूह पहला कार्य, इसकी कार्यप्रणाली इस प्रकार है। पहले तो इसका गठन होगा, पहला पॉइंट तो इसका यही हो जाएगा कि आमतौर पर जब स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो उसमें से 10 में से 20 महिलाएं होती हैं जो एक ही क्षेत्र की होती हैं, जो आपस में
आस पड़ोस की होती है या एक ही क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं। तो चलिए इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम इसकी कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं तो गठन हो गया। अब बैठ के, अब जो भी लोग इन समुदायों इस समुदाय से समूह से जुड़ते हैं, स्वयं सहायता समूह से, तो वो बैठ के भी करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। तो मैं इन बैठकों में, मीटिंगों में महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत वो करती हैं, छोटे छोटे काम वो करती हैं, जैसे मछली पालना, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई। तो ऐसे मुद्दों पर वो बात करती हैं और उसके लिए वो थोड़ा बहुत ऋण भी ले सकती है। तो किस तरह से वो ऋण लेंगे, किस तरह से काम किया जाएगा, क्या काम किया जाएगा, उस सब पर वो बैठकों में बातचीत करती हैं, डिस्कशन करती हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट हो गया बैठ के। इसका तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं बचत। बचत कैसे करती हैं वो? तो बचत, जो भी वो काम करती हैं छोटा मोटा, उससे कुछ ना कुछ वो बचत करती हैं, थोड़े बहुत पैसों को। और उन पैसों को वो एक बैंक अकाउंट खोलती है जो सभी पूरे समूह का होता है, और उसमें वो धनराशि को जमा करती हैं और उससे छोटा मोटा व्यवसाय करती हैं। तो इसका पॉइंट मैंने एक और लिखा है, अगर कोई भी बच्चा चाहे तो इसको पढ़ सकता है। इसके 4 पॉइंट हो गए, लेकिन आपको 3 ही लिखने हैं क्योंकि 3 नंबर का ही है। तो हो सकता है आपको किसी को एक याद ना रहे, तो आप चारों कर लीजिए, जो आपको समझ में आए आप उसको लिख सकते हैं। ऋण, ऋण का मतलब होता है कुछ पैसे लेना, कुछ कर्ज लेना अपने काम के लिए। तो ऐसे जो समूह होते हैं, वो अपने ही, जो समूह से जुड़े हुए लोग हैं, भाई किसी को जरूरत है तो वो अपने समूह से कर्ज ले सकता है, और उस कर्ज को वो उचित ब्याज दर पर ही उसको दिया जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के या अपने स्वयं के उद्धार के लिए, सहायता के लिए ऐसे संगठन बनाए जाते हैं। तो वो जो ब्याज दर उसको दी जाएगी, जो भी कर्ज लेगा, तो वो उचित ब्याज दर होगी, ज्यादा ब्याज उस पर नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे ये संगठन काम करते हैं। ये अपने ही मदद के लिए, अपने ही हेल्प के लिए काम करते हैं, और आजकल ये बहुत ही अच्छे हैं, और लोग इससे खूब फायदा उठा रहे हैं, जुड़ रहे हैं ऐसे संगठनों से। ये समाज में विकास का एक पहलू है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। आप सभी ने पढ़ा होगा फ्रांस की राष्ट्रवादी क्रांति, तो ये वहीं से क्वेश्चन आया है। तो यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आप सभी ने पढ़ा था चैप्टर में कि महिलाओं ने किस तरह से सभी संघर्षों में भाग लिया था, बढ़ चढ़कर। तो चलिए देख लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब भूमिका को हम एक एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इसका, महिलाओं ने जो क्लब बने थे, जिन्होंने देश के, यानी कि क्रांति में, फ्रांस में जो क्रांतियां हुई थी, तो वो क्लबों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन क्लबों में भाग लिया था औरतों ने भी। जैसे कि सरकार के या शासन के जो भी निरंकुशवाद था, या राजा थे वहां के, तो उन सब के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, यहाँ तक कि महिलाओं ने युद्धों में भी भाग लिया था। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि महिलाओं ने क्लबों में भाग लिया, प्रदर्शनों में भाग लिया, युद्धों में भी भाग लिया। तो चलिए इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रवादी साहित्य का प्रचार और प्रसार किया गया। राष्ट्रवादी साहित्य वो साहित्य होता है जिसमें राष्ट्र की महिमा का, राष्ट्र के अच्छे कामों का, राष्ट्र भावना को जगाने के लिए जो हम साहित्य लिखते हैं, बड़े बड़े विद्वान, तो उसका प्रचार भी महिलाओं ने खूब किया था, जिससे राष्ट्रवादी प्रचार प्रसार हुआ और लोग अपने अधिकारों के, अपने देश के अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें हम। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रगीत गाए। तो राष्ट्रगीत हम सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राष्ट्र के लिए, जनमानस में चेतना जगाने के लिए। जब भी हम अपना राष्ट्रगीत सुनते हैं तो हमारे मन में भी चेतना जागती है। तो उसी तरह से वहां का जो राष्ट्रगीत था, या फिर जो युद्ध हो रहे थे, उनमें जो सैनिक घायल हो रहे थे, उनकी देखभाल भी औरतों ने खूब अच्छे से की। तो महिलाओं ने, कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं, यूरोप में जितने भी राष्ट्रवादी संघर्ष हुए, उसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके 3 पॉइंट है, आप तीनों को एक बार देख लीजिएगा।
बिल्कुल सिंपल भाषा में ये है, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे जब आप एक या दो बार इसको पढ़ेंगे तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन प्रणाली की स्थापना करता है। कथन का विश्लेषण कीजिए। तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र और फिर उसमें उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध। जब आप क्वेश्चन को समझेंगे, प्रश्न को समझेंगे तो उसका अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र यानी कि लोगों द्वारा किया गया शासन या लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ये होता है लोकतंत्र का साधारण शब्दों में अर्थ। तो देखते हैं, लोगों का शासन यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं मतदान के द्वारा करती है। ये अभी हाल ही में दिल्ली में इलेक्शन हुए तो आप सबने देखा कि हमने अपने सीएम को चुना। तो चलिए देखते हैं कि इसका पहला पॉइंट क्या होगा। लोकतंत्र में उत्तरदायी। लोकतंत्र में उत्तरदायी यानी कि लोकतंत्र में जो सरकार बनेगी वो जनता के लिए उत्तरदायी होगी, जनता को उसको जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको उत्तर देती है, उसको जवाब देना होता है कि हमने ये काम क्यों नहीं किया या ये काम हम करेंगे। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम करती है। जो लोकतंत्र में सरकार होती है वो लोगों के काम के लिए ही होती है, समाज के कल्याण के लिए होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता के लिए या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको जनता को उत्तर देना होता है अपने कार्यों के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं कि सरकार की नीतियों और कार्यों पर जनता नजर रखती है। बिल्कुल, लोकतंत्र में सरकार की जो नीतियां होती है, सरकार जो कानून बनाती है, जो कार्य करती है, उस पर जनता नजर रखती है। और अगर जनता को लगे कि ये कार्य जनता के हित में नहीं है तो वहां पर जनता उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। ये लोकतंत्र में अधिकार है प्रत्येक नागरिक का कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है बिना अस्त्र शस्त्र के। साधारण तरीके से वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है और सरकार को उसकी अभिव्यक्ति, उसकी आवाज सुननी पड़ती है। तो तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र में लोगों के लिए कानून समान होता है, चाहे कोई राजा हो या कोई भिखारी हो, कोई देश का नेता हो या कोई आम साधारण सा नागरिक हो। तो लोकतंत्र में सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए और सभी कानून के सामने समान है। यानी कि लोकतंत्र में वैध शासन होता है, अवैध शासन नहीं होता। यहाँ पे वैध शासन होता है जो सरकार के द्वारा शासन किया जाता है। और सरकार को कौन चुनता है? सरकार को चुनते हैं लोग। तो ये हो गया लोकतंत्र। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप अपना उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शाख के औपचारिक स्रोतों के महत्व का वर्णन कीजिए। शाख के औपचारिक महत्व स्रोत क्या होते हैं? शाख के औपचारिक स्रोत होते हैं जैसे हमारा बैंक हो गया। कई बार हम ऋण लेने के लिए बैंक जाते हैं। आजकल एक और शाख जैसे प्रचलन में है कि गोल्ड लोन ले लेते हैं लोग, अपने सोने को गिरवी रख के और उसके बदले पैसे ले लेते हैं। तो ये होगी शाख औपचारिक स्रोत, जहां से हम कर्ज ले सकते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है इनका, आइए जान लेते हैं। शाख के औपचारिक स्रोत जैसे कि बैंक या वित्तीय संस्थान कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं ये आम लोगों को। तो चलिए इसका औपचारिक स्रोतों का महत्व देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसकी ब्याज दरें कम। जब हम बैंक या वित्तीय किसी संस्थान से जो औपचारिक होती है वहां से ऋण लेते हैं तो वहां जो हम अनौपचारिक स्रोतों से जहां ऋण लेते हैं, अनौपचारिक स्रोत होते हैं जो गांव में किसी साहूकार या किसी पैसे वाले से हम ले लेते हैं तो वो हमसे किसी भी दर पर ब्याज लेता है। तो इनमें ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ही मामूली होती है, उसको हम अदा कर पाते हैं। तो कम ब्याज दरें होती हैं। पहला इसका महत्व ये हो गया कि यहाँ से ऋण क्यों लेना चाहिए किसी भी लोग को। अगर किसी भी समाज में कुछ लोग इससे ऋण लेना चाहते हैं तो उनको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्याज दरें कम होती हैं। पहला पॉइंट ये आप लिख सकते हैं।
अनौपचारिक स्रोतों की तुलना में यहाँ ब्याज दरें कम होती हैं। ब्याज दर कम होगी तो हम अपना ऋण, अपना कर्ज आराम से चुका पाएंगे। दूसरा है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती, उसको आर पार आप देख सकते हो कि हाँ भाई हमारे जो हमने ऋण लिया है उसकी क्या क्या शर्तें थी, क्या ब्याज दर था, तो हमें धोखे में नहीं रखा जाता, पारदर्शिता होती है इसमें। तो औपचारिक ऋण जो स्रोत होते हैं, औपचारिक ऋण स्रोत, उनमें पारदर्शिता होती है। यहाँ ग्राहक को ऋण की शर्तों और ब्याज की दरों के बारे में पूरी जानकारी पहले से दी जाती है कि आपको इतना परसेंट ब्याज चुकाना पड़ेगा। यहाँ धोखाधड़ी का कोई काम नहीं होता। तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है सुरक्षा। औपचारिक स्रोत सुधार कर औपचारिक स्रोत उधारकर्ताओं को धोखाधड़ी और शोषण से बचाने में भी मदद करता है। जैसे गांव वगैरह में, देहात वगैरह में लोग बड़े बड़े ब्याज पर पैसे देने वालों के पास से ऋण लेते हैं और फिर वहां पर कई गुना, 10 से 15 गुना वो ब्याज दर चुकाते हैं, जिससे वो अपना कर्ज भी नहीं उतार पाते। तो ये कुछ ऐसी शाखें हैं जो हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार हमें मुहैया कराती है, जहां से हम अपने किसी भी काम के लिए ऋण ले सकते हैं और यहाँ पर कोई धोखाधड़ी नहीं होती। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। अथवा में एक और क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। भौगोलिक दशाएं क्या होती है? भौगोलिक दशाएं होती है यानी कि वातावरण कैसा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ठंड हो, कितना तापमान होना चाहिए, कितनी बारिश होनी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, ये सब भौगोलिक दशाओं में आता है। तो पहले बात कर लेते हैं हम चावल के उत्पादन की और उसके बाद बात करेंगे हम गेहूं के उत्पादन की। तो पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। तो चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, आप ऐसे हेडिंग लिख देंगे, उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे जिससे आपका उत्तर थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो देखिए, चावल की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म आप सभी समझ गए होंगे और आर्द्र का मतलब होता है जलवायु में नमी हो। तो ऐसी जलवायु चावल के लिए चाहिए जब गर्मी भी हो और आर्द्रता भी हो। तो मौसम ऐसा होना चाहिए जिसे हम बारिश का मौसम कहते हैं, वर्षा ऋतु। तो चलिए इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं, तापमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का बीच का तापमान हमें उपयुक्त होगा चावल के लिए। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसके लिए, वर्षा। वर्षा चावल की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चावल की खेती के लिए कम से कम 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वार्षिक मतलब वर्ष भर में इतनी वर्षा तो होनी ही चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट है मिट्टी व सिंचाई। तो मिट्टी कैसी हो चावल के लिए? चावल की जो खेती है, चावल की खेती के लिए दोमट और जलोढ़ मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। और सिंचाई इसे प्रॉपर चाहिए, सिंचाई इसे पूरी चाहिए, आप इसको सुखा नहीं सकते हो, इसके अंदर पानी होना ही चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल है तीनों पॉइंट। आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहला तो है तापमान, दूसरा है वर्षा और तीसरा है मिट्टी। तो बहुत ही साधारण उत्तर है। चलिए इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसका बी पार्ट है गेहूं। गेहूं की खेती के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए हमें? तो पहला है वही तापमान, कि तापमान कितना होगा हमारा। तापमान गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान उपयुक्त होता है और इतना तापमान गेहूं को चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें वर्षा। वर्षा भी बहुत जरूरी है खेती के लिए। तो खेती कोई भी हो उसके लिए वर्षा बहुत जरूरी है। तो गेहूं की खेती के लिए 50 से 75, यानी कि 50 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक आपको वार्षिक वर्षा यानी कि वर्ष भर में वर्षा होनी ही चाहिए, तभी गेहूं की खेती जो है वो अच्छी होगी। खेती, गेहूं की जो फसल है वो अच्छी होगी।
तीसरा इसका पॉइंट देख लेते हैं हम, धूप। गेहूं की खेती के लिए पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है, यानी कि खिली धूप होनी चाहिए। इसका चौथा पॉइंट है मिट्टी। मिट्टी बहुत ही जरूरी है किसी भी फसल के लिए, तो देख लेते हैं। गेहूं की खेती के लिए बलुई, दोमट और जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। बलुई, दोमट और जलोढ़ मिट्टी। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। आप इसको एक दो बार देखेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप बना बना के क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं आराम से। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।